बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं हूं लतीफ़ रहमानी और अब हम देखेंगे फंक्शनलिज्म का पार्ट 3। पहले हम इसके दो पार्ट देख चुके हैं। पहले पार्ट में हमने इसके की पॉइंट्स या समरी देखी थी और सेकंड पार्ट में हमने विलियम जेम्स को देखा था। अगर आपने वो दो पार्ट नहीं देखे तो वो इंट्रोडक्टरी पार्ट हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है फंक्शनलिज्म के नाम से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। फंक्शनलिज्म की इसमें डेफिनेशन देखेंगे और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके साथ साथ हम इस पार्ट के अंदर एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखेंगे, क्योंकि ये जो विलियम जेम्स थे ये डार्विन से बहुत इंस्पायर थे। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए उन्होंने फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट भी दिया था। तो देखते हैं जी फंक्शनलिज्म। वैसे जनरल अगर हमने फंक्शनलिज्म की डेफिनेशन देखनी हो अपनी डेली लाइफ या एनवायरनमेंट के हिसाब से तो क्या होगी, देखते हैं। द थ्योरी दैट द डिज़ाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट शुड बी डिटरमिन्ड बाय इट्स फंक्शन रादर दैन बाय इट्स कंपोनेंट्स। वो कहते हैं कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप अगर उसको देखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो आप उसको क्या करोगे, उसके फंक्शन को देखोगे, बजाय इसके कि आप उसके कंपोनेंट्स को देखना शुरू कर दे। वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई भी आप कह सकते हैं इदारा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली विच इन टर्न पेज टैक्सेस ऑन विच द स्टेट डिपेंड्स टू कीप इटसेल्फ रनिंग। अब यहाँ पर फंक्शन की बात हो रही है एक स्टेट की, कंट्री की जो होती है ना, एक हुकूमत होती है, उसके रनिंग का या कंट्री के चलने का एक पूरा सिस्टम यहाँ बयान किया गया है कि गवर्नमेंट क्या करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है बच्चों को। उसके बदले में क्या करते हैं लोग, टैक्स पे करते हैं, जिससे क्या करती है गवर्नमेंट अपने आप को चलाती है। ठीक है, यानी कि स्टेट अपने आप को चलाती है। ये एक फंक्शन है, उन्होंने बता दिया कि कैसे सिस्टम एक काम कर रहा होता है। गवर्नमेंट पहले क्या करती है, एजुकेशन देती है बच्चों को, फिर उस वजह से जो बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, और टैक्स जो पे होता है उससे फिर स्टेट चलती है, हुकूमत चलती है, कंट्री चलती है। ये एक जनरल एग्जांपल थी फंक्शनलिज्म की। अब हम देखते हैं फंक्शनलिज्म साइकोलॉजी के अंदर क्या होगा। अच्छा जी, फंक्शनलिज्म इज़ अ थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मेंटल स्टेट्स। ये है नेचर ऑफ मेंटल स्टेट्स के बारे में, बेसिकली उसकी नेचर क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ कि इसमें नेचर या इसमें फंक्शन देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट, मेंटल स्टेट्स आर आइडेंटिफाइड बाय व्हाट दे डू रादर दैन बाय व्हाट दे आर मेड ऑफ। फंक्शनलिज्म के मुताबिक जो मेंटल स्टेट्स होती हैं ना, आइडेंटिफाई की जाती हैं। मेंटल स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको समझा जाता है। किससे समझा जाता है, व्हाट दे डू, कि वो क्या करती हैं वो मेंटल स्टेट्स, रादर दैन बाय व्हाट दे आर मेड ऑफ। बजाय इसके कि हम इस बहस में पढ़े कि वो किससे बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, हम ये देखेंगे कि वो बेसिकली कर क्या रही है। जब हम ये समझ लेंगे कि वो कर क्या रही है तो हम चीज़ों को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और डील कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म, वी शुड अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द थिंग्स इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, ये फंक्शनलिज्म का कहना था। फंक्शनलिस्ट जो थे उनका कहना था कि अगर आप उसको समझना चाहते हो तो आप आइडेंटिफाई करो उसके फंक्शन को, व्हाट दे डू, वो बेसिकली करता क्या है, बजाय इसके कि आप देखो कि वो है क्या या बना कैसे है। फंक्शनलिज्म फॉर्म्ड एज अ रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म की रिएक्शन में बना था। एंड डिनाइड द वैल्यू ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, इसने इंट्रोस्पेक्शन की वैल्यू को डिनाई कर दिया था। और वैसे भी इंट्रोस्पेक्शन मैंने पहले भी बताया कि ये इतना वैलिड मेथड नहीं था, ऑथेंटिक मेथड नहीं था, क्योंकि इसमें सिर्फ वही शख्स ऑब्जर्व कर सकता है चीज़ों को, वही एक्सपीरियंस कर सकता है जो जिसको हम इंडिविजुअल को समझना चाहते हैं, उसके मेंटल प्रोसेसेस को समझना चाहते हैं। तो उसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं कि वो किसी गलती के बहुत चांसेस होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इंट्रोस्पेक्शन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत सी जगहों पर बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि साइकोएनालिसिस के अंदर जब उसकी थेरेपी दी जा रही होती है तो उस वक्त इंट्रोस्पेक्शन ही यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो इसको इग्नोर बहरहाल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वैलिड मेथड है, इसकी वैलिडिटी नहीं है। उसके बाद है जी, दिस स्कूल ऑफ थॉट वाज मोर सो फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बिहाइंड। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लीजिएगा। वो कहते हैं जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, वो क्या करता है, मोर सो फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बिहाइंड। कोई भी जो काम हो रहा है उसके पीछे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन से होते हैं वो भी इसके अंदर समझे जाते हैं, फंक्शनलिज्म के अंदर कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या हो रहे होते हैं। एंड पर्पस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, और ह्यूमन कॉन्शियसनेस होता है उसका पर्पस क्या होता है, रादर दैन द इनर वर्किंग्स ऑफ द थिंकिंग, बजाय इसके कि हम थिंकिंग की इनर वर्किंग्स को समझें, इंटरनल प्रोसेसेस को समझ रहे हों, आप उसकी ह्यूमन कॉन्शियस की पर्पसनेस को समझोगे और बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझोगे। ठीक है, फंक्शनलिज्म के अकॉर्डिंग ये फंक्शनलिज्म है। अच्छा, अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं।
द स्ट्रक्चरलिज्म ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ गोइंग टू द सुपरमार्केट। अब एक सुपरमार्केट में जाने की एक एग्जांपल है कि हम सुपरमार्केट जब जाते हैं तो स्ट्रक्चरलिज्म उसको कैसे देखता है। स्ट्रक्चरलिज्म उसको पार्ट्स में डिवाइड करके देखा, कंपोनेंट्स में। लिविंग द योर हाउस, पहले आप अपने घर को छोड़ते हैं, फिर आप जाते हैं स्टोर तक, ठीक है, वहां पर आप अपने पसंद की चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, फिर आप पे करते हैं और फिर वो चीज़ें लेके आप पर वापस आ जाते हैं। ये आपने सारे कंपोनेंट्स को देख लिया। कंपोनेंट्स को देखने के बाद आपने समझ लिया कि ये क्या क्या प्रोसेस हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। उस सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको जोड़ के आपने समझ लिया कि क्या हुआ है। जबकि फंक्शनलिज्म इसको क्या देखेगा, फंक्शनलिज्म टैकल द रूट ऑफ वाई वी इवन गो टू द स्टोर इन द फर्स्ट प्लेस। जबकि फंक्शनलिज्म ये कहेगा कि हम जो हमारे रास्ते में पहला स्टोर आया है हम उसी पे क्यों गए हैं। यहां पर क्यों की बात आ जाएगी कि फंक्शन क्यों हो रहा है, ये वाला फंक्शन क्यों हुआ है कि हम पहले स्टोर पर ही क्यों गए हैं, पहली जगह पर ही क्यों गए, हम किसी और जगह पर क्यों नहीं गए, ठीक है। फंक्शनलिज्म इसको देखते हैं कि क्यों हमने ये क्यों किया है। बिकॉज, आगे उसने वजह बताई, बिकॉज वी नीड फूड फॉर सर्वाइवल, क्योंकि हमें ज़रूरत थी फूड की सर्वाइवल के लिए, इसलिए हम गए हैं। इसकी वजह भी बयान कर दी, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म क्या करेगा, वो पार्ट्स को डिवाइड कर रहा है, पार्ट्स को डिवाइड करके वो फिर बाद में बताता है क्या हुआ है। लेकिन फंक्शनलिज्म कहता है कि वो क्यों हुआ है, ठीक है। उसके पीछे फिर रीज़न निकल के आएगी क्यों, क्योंकि हमें फूड चाहिए था जिंदा रहने के लिए। स्ट्रक्चरलिज्म तो आपको एक पूरा वाक्य को, जो पूरा इंसिडेंट है उसको उसने कंपोनेंट्स में, पहले उसके कंपोनेंट्स को चेक किया, फिर कंपोनेंट्स जोड़ के उसने बता दिया कि ये पूरा मतलब कि प्रोसेस कैसे हुआ है, यानी कि ये पूरा जो है इंसिडेंट क्या है, ठीक है। जबकि फंक्शनलिज्म कहता है यार स्ट्रक्चरलिज्म से इतना ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। ये तो आपने जो कंपोनेंट्स है वो डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद उनको जोड़ा और देख लिया कि क्या हुआ है। लेकिन वो कहते हैं इसका हमें फ़ायदा क्या होता है। आप कहता है फिर फंक्शनलिज्म के मुताबिक देखो, फंक्शनलिज्म को देखो। जब आप फंक्शनलिज्म को देखोगे ना, ये वर्क क्या कर रहा है और फिर ये क्यों वर्क किया, जब आप क्यों की तरफ जाओगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा बहुत सी चीज़ों को समझने में। जैसे अभी हमने ये देखा कि वो पहली जगह पर ही क्यों गया स्टोर के अंदर, किसी और जगह पर क्यों नहीं गया, तो हमने इसका जो वजह हमें पता चली। जब हम क्यों वाली बात हमने क्वेश्चन रेज किया तो हमें पता चला कि बिकॉज वी नीड फूड फॉर सर्वाइवल, हमें सर्वाइवल के फूड चाहिए था इसलिए हम वहाँ पर गए। तो ये फंक्शन हमने देख लिया कि वाई क्यों हुआ, उसकी फिर हमें रीज़न मिल गई। तो ये चीज़ों को हम मतलब कि हम एग्जैक्टली समझ गए। उसके बाद फिर कहता है फंक्शनलिज्म इज़ कंसर्न्ड विद एक्सप्लेनिंग द फंक्शन और पर्पज़ ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। ये एक्सप्लेन करता है फंक्शन और पर्पज़, सर्टेन फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, जो खास कोई भी हम बिहेवियर जो कर रहे होते हैं उनके फंक्शन और पर्पज़ को बताता है। नेमली दैट ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसा कि कॉन्शियसनेस और आवर इंटरनल मेंटल स्टेट्स, या हमारे इंटरनल मेंटल स्टेट्स। दिस थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव ऑन साइकोलॉजी सॉर्ट कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन, ये वाला जो परस्पेक्टिव था इसने क्या दिया हमें, कॉजल रिलेशनशिप दिया। किस किस के दरमियान में, बिटवीन इंटरनल स्टेट्स एंड एक्सटर्नल बिहेवियर। जब हमने ये देखा कि उसका फंक्शन क्या है और पर्पज़ क्या है, अब वो यहाँ पर उसको सम अप कर रहा है फंक्शनलिज्म को। जब हम कहते हैं इस चीज़ के पीछे गए कि उसका फंक्शन क्या है, उसका पर्पज़ क्या था, तो फिर हमें क्या मिला, हमें मिला कॉजल रिलेशनशिप, कि किसकी वजह से क्या हुआ है। हमें फिर कॉजल रिलेशनशिप मिला जिससे बहुत सी चीज़ें समझ आना शुरू हो गई। जैसे कि इंटरनल स्टेट यानी कि बीइंग हैप्पी, हम खुश हैं, हमें अंदर से खुशी फील हुई, तो फिर उसका एक्सटर्नल बिहेवियर क्या निकल के आया हमारे पास, सच एज लाफ्टर। जब हम हंस रहे होते हैं तो हमें पता चल रहा होता है इसके पीछे कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं बायोलॉजिकल। इट मीन्स कि हम इंटरनली खुशी फील कर रहे हैं। हम क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि हम इंटरनली हैप्पी हैं, खुशी फील कर रहे हैं। इस तरह से आपको फंक्शनलिज्म आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करता है और बयान करता है, समझने में हेल्प करता है। ये जो पर्सपेक्टिव है हमें कॉजल रिलेशनशिप देता है इंटरनल स्टेट और एक्सटर्नल स्टेट के दरमियान में, ठीक है। हम जब हम फर्ज करें हमें पता चल रहा है कि आप हंस रहे हो या कोई और हंस रहा है, तो आप समझते हो कि यार ये अंदर से ना खुश है बंदा, आज इसको खुशी है किसी बात की इसलिए ये हंस रहा है, या अंदर से सेटिस्फाई है इसलिए ये हंस रहा है। तो जब हम क्यों के पीछे गए तो हमें पता चला कि ये इंटरनली हैप्पी है, इंटरनली खुशी फील कर रहा है। दिस इज कॉल्ड फंक्शनलिज्म। आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है आपको समझाने की। अगर समझ आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक भी दीजिएगा, और लाइक वाला बटन भी दबा देना यार, वो आपका कौन सा उसमें खर्चा आता है। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वाकई आपको मज़ा आया है ये समझने में या नहीं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव जो बहुत ही आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने में थोड़ा सा हेल्प करेगा।
एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या है देखते हैं। फंक्शनलिज्म वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन्स एवोल्यूशनरी थ्योरी, ये डार्विन ने दी थी। एवोल्यूशनरी थ्योरी बहुत ही फेमस थ्योरी है। वेयर एज डार्विन वाज कंसर्न्ड विद एवोल्यूशन ऑफ अ स्पीशीज इन टर्म्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स थिंक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अच्छा, एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या थी? डार्विन ने बोला था कि जी सिर्फ वही चीज़ें जिंदा रहती हैं जो कि जिसको कुदरत सेलेक्ट करती है, सिर्फ वही चीज़ें ज़िंदा रहती हैं या वही चीज़ें आगे बढ़ती हैं जो इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। और इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को कैसे ढालती हैं, क्यों ढालती हैं? क्योंकि उसको नेचर सेलेक्ट करती है, कुदरत सेलेक्ट करती है कि कौन सी चीज़ आगे बढ़ेगी, यानी कि वो पहले से वो कहता तय कर लेती है कुदरत। ठीक है, जैसे कि डायनासोर्स थे, डायनासोर्स को बाद में वो इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं ढल सकी तो इसलिए ख़त्म होती चली गई। इसकी एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। जो डार्विन है ना, डार्विन जब अपनी थ्योरी पे काम कर रहा था तो इसने बहुत सी चीज़ें ना मतलब कि फाइंड कर ली थी अपनी थ्योरी को ना साबित करने के लिए, लेकिन ये डर के मारे ना उसको ना ज़ाहिर नहीं कर रहा था, उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा था थ्योरी को, तो वो उसने वहीं दबा के रखी। फिर इसको एक ऐसा बंदा मिला, अब उसका मुझे नाम याद नहीं, अब सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इसको एक ऐसा बंदा मिला जो इसी की तरह ख्यालात रखता था, तो वो डार्विन से मिला। तो डार्विन ने उसको टास्क दिया कि आप अमेज़न के जंगलों में आई थिंक उसने उसको भेजा था कि जाके एक्सपेरिमेंट्स करो कि ये वाली मेरी चीज़, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के कुदरत ही सिलेक्ट करती है कि कौन सा बंदा या कौन सी मखलूक आगे बढ़ेगी और कौन सी ख़त्म हो जाएगी। तो उसने फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे जिसने बहुत इंप्रेस किया था, उसने एक एग्जांपल दी। काफ़ी रिसर्च करने के बाद जंगलों में वो फिरता रहा, रिसर्च करता रहा चीज़ों पर, तो उसे पता चला कि एक दरख्त पर ना मुख्तलिफ तितलियाँ रहती थी। अब तितलियाँ थी या पता नहीं क्या था, तितलियाँ थी आई थिंक, तितलियाँ रहती थी डिफरेंट कलर्स की। तो उनमें से एक तितली ऐसी थी जिसका जो कलर था ना, एक टाइप और तितलियों की ऐसी थी जिसका कलर दरख्त के पत्तों जैसा था, यानी कि हरे थे तो उसका रंग भी हरा था। तो क्या कहती वहां पर जो शिकारी, यानी कि हर जानवर का, हर परिंदे का अपना शिकारी होता, तो जो उनका शिकारी था ना तितलियों का, वो सारी तितलियों को ख़त्म कर दिया उन्होंने। जब वो काफ़ी देर वहाँ पर ऑब्जर्व करता रहा, उसने ना, उस शिकारी ने सारी तितलियों को ख़त्म कर दिया सिवाय उस तितली के जिसका कलर उस दरख्त के पत्तों जैसा था, वो तितली बच गई। तो इससे उसने प्रूव किया, इस तरह की एग्जांपल्स उसने बहुत सी दी कि इससे उसने प्रूव किया कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज़ ट्रू। आप ये सही कहते हैं कि सिर्फ वही चीज़ें ज़िंदा रहती हैं जो जिसको नेचर सेलेक्ट करती है। ठीक है, आई होप कि इस एग्जांपल से आपको ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन समझ आ गई होगी। और इसका एक और कंसेप्ट था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सिर्फ वही ज़िंदा रहेगा जो इन्वायरमेंट के अंदर फिट रह सकता है, इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज जो नहीं कर सकेगा वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जेम्स वाज प्री ऑक्यूपाइड विद द एवोल्यूशनरी वैल्यू, ये मतलब कि एवोल्यूशनरी वैल्यू को ही मतलब उसको इंपॉर्टेंस देता था, और फंक्शन को ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर्स एंड माइंडसेट। अच्छा, अब इस चीज़ को, एवोल्यूशनरी वैल्यू को ना उसने बिहेवियर और माइंड पे ना उसने अप्लाई कर दिया कि हमारे बिहेवियर जो होते हैं ना, स्पेसिफिक बिहेवियर और माइंडसेट होते हैं, वो भी एवोल्यूशनरी वैल्यू रखते हैं, यानी कि वो पहले से तय होते हैं कि हमने कैसे करना है। ठीक है, यानी कि वो उसका जो उन्होंने रिस्पॉन्स देना था वो पहले से तय होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हिज क्लासिक टेक्स्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो उसने लिखी थी 1890 में, बहुत फेमस बुक है। यूज द फ्रेज एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, इसने इसके अंदर एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की टर्म यूज़ की थी टू आर्ग्यू दैट सर्टन बिहेवियर्स ऑपरेट इन द सेम वे एज इंस्टिंक्ट्स। उसने उसमें बताया कि जो सर्टन बिहेवियर होते हैं ना, खास बिहेवियर्स होते हैं या पर्टिकुलर बिहेवियर होते हैं, ऑपरेट इन द सेम वे एज इंस्टिंक्ट्स, ये उसी तरह से ऑपरेट करते हैं, ये उसी तरह से हो रहे होते हैं जैसे कि हमारी इंस्टिंक्ट्स हो रही होती हैं। इंस्टिंक्ट्स का मतलब क्या होता है? पहले से डिटरमिन्ड होता है कि क्या होना है क्या नहीं होना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन स्टिमुलाई इन अडेप्टिव वेज, कि पहले से ये तय होता है कि किसके एक्शन में रिएक्शन देना है और क्या रिएक्शन देना है, ये पहले से तय होता है। ठीक है, ये इसका कहना था कि जो कुछ सर्टेन बिहेवियर होते हैं वो उसी तरह से ऑपरेट करते हैं जैसे हमारी इंस्टिंक्ट्स कर रही होती हैं, ये इसने बोला था, यानी कि पहले से तय होता है कि क्या रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। इसकी यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी। अ की एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्टिंक्ट इज दैट ऑफ स्नीज, एक स्नीज जो छींक होती है, ये इंस्टिंक्ट की बेहतरीन कहता मिसाल है। वी आर प्री डिस्पोज्ड टू रिस्पॉन्ड टू अ
नेजल इरिटेंट विद द रैपिड ब्लास्ट ऑफ एयर। हम पहले से हमें मतलब कि हम पहले से ही इसका जो रिस्पांस होता है हमें पता होता है क्या देना है, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। जैसे कि जैसे ही छींक आती है, यानी कि जैसे ही हमारी नोज के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो फौरन छींक आ जाती है और सारी वो प्रॉब्लम हल हो जाती है, यानी कि एक तेज हवा गुजरती है तो वो सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो ये कहता है पहले से तय होता है कि इसका रिस्पांस क्या आना है। उसने कुछ सर्टन बिहेवियर्स को, यही उसने कॉन्सेप्ट दिया था कि कुछ सर्टेन बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जिसमें जहां जिनका ना तय होता है कि उन्होंने क्या रिस्पॉन्स करना है, किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। दैट इज अडेप्टिव वैल्यू ऑफ अ स्नीज, जो कि अडेप्टिव वैल्यू ऑफ स्नीज है। इसको बोला था कि ये अडेप्टिव है, ठीक है, यानी कि हमें मिली हुई है पहले से। इन द सेम वेन, इसी तरह से जेम्स थ्योराइज दैट द माइंड्स कम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैड इवॉल्व्ड। इसी तरह उसने बोला था कि जो माइंड्स के कम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं ना वो इवॉल्व करते हैं, इवॉल्व होते हैं बिकॉज ऑफ देयर लाइफ प्रिजर्विंग कैपेबिलिटीज। यहाँ पर आपको समझ आएगी वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि वो कहता है इवॉल्व करते हैं क्यों, क्योंकि उसमें कैपेबिलिटीज होती हैं लाइफ प्रिजर्विंग की, लाइफ को बचा के रखने की, सर्वाइव करने की उसमें कैपेबिलिटीज एबिलिटीज होती हैं। एंड दैट टू अंडरस्टैंड दोज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस वन हैड टू आस्क व्हाट फंक्शन दे परफॉर्म। और कहते हैं अगर आपने उन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस को समझना है ना, अगर आप उन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर उसने सम अप कर दिया इसको। तो फिर क्या, वन हैड टू आस्क, फिर आपको ये समझना होगा व्हाट द फंक्शंस दे परफॉर्म। अगर आप उन प्रोसेसेस को समझना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म। ये था सारा उसने इसको बोला था। एक तो उसने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव वाला मैंने आपको बता दिया कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या पहले से चीज़ें तय होती हैं, अडेप्टिव होती हैं, हमें मिली होती हैं, ठीक है। हमारे जो हम अब तक जितना भी सर्वाइव कर चुके हैं उससे बहुत सी चीज़ें हमें मिली हुई हैं, प्रीडिस्पोज हैं, ठीक है। उसी को हम लेके आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर उसने बोला कि माइंड, जो हमारे मेंटल प्रोसेस होते हैं, हमारा जो माइंड होता है वो उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं लाइफ प्रिजर्विंग की। दैट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, अगर कोई इसको समझना चाहता है तो फिर उसको ये समझना होगा कि वो किस तरह से और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि घूम घुमा के ये बंदा बार बार फंक्शन पे वाई वाई वाई, क्या पर्पस है, क्या फंक्शन है, उसी पे आ जाता है, ठीक है। तो ये था जी फंक्शनलिज्म सारा। अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से और फिर इसको एंड करते हैं। फंक्शनलिज्म की डेफिनेशन हमने स्टार्ट में देखी, जनरल डेफिनेशन के कैसे गवर्नमेंट बच्चों को पढ़ाती है, फिर उसको टैक्स मिलता है, फिर वो आगे खुद को रन करती है, चलाती है। उसके बाद फंक्शनलिज्म को हम साइकोलॉजी में देखा, ये जो मेंटल स्टेट्स हैं उनके फंक्शन को देखता है, पर्पस को देखता है कि वाई क्यों हो रहे होते हैं। फिर ये रिएक्शन में हुआ था स्ट्रक्चरलिज्म के, और इंट्रोस्पेक्शन को इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, उसको डिनाई कर दिया था। स्कूल ऑफ थॉट क्या करता है, फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बिहाइंड, जो बिहेवियर्स के बिहाइंड में बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको भी समझता है, एंड पर्पस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के पर्पस को भी समझता है, ठीक है, बजाय इसके कि इनर वर्किंग्स को समझे। उसके बाद इसकी एग्जांपल हमने देखी सुपरमार्केट में जाने की, कि कैसे कंपोनेंट्स को डिवाइड करके एक पूरा सिनारियो बनाया गया है। जबकि दूसरी तरफ फंक्शनलिज्म क्या करता है, ये देखता है कि हम क्यों गए हैं एक ही जगह पर, हम किसी और जगह पर क्यों नहीं गए। तो उसकी रीज़न हमें मिलती है क्योंकि हमें फूड चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए। उसके बाद फंक्शनलिज्म कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग फंक्शन और पर्पस ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। ख़ास तौर के जो सर्टेन फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके फंक्शन और पर्पस को देखता है। ये हमें देता है कॉजल रिलेशनशिप, ठीक है, कॉजल रिलेशनशिप इंटरनल स्टेट्स और एक्सटर्नल बिहेवियर्स के दरमियान में, कि अगर इंटरनली बंदा हैप्पी होगा तो वो बिहेवियर भी वैसा ही शो कर रहा होगा। इसी तरह फिर हमने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखा कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को हमने देखा, ठीक है, कि जो चीज़ आगे सर्वाइव करती है वो नेचर की तरफ से सिलेक्टेड होती है, ठीक है, जिसको थिंक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी बोला गया है, कि वही चीज़ सर्वाइव करेगी जो इन्वायरमेंट के हिसाब से फिट हो रही होगी, इन्वायरमेंट में फिट हो रही होगी। और वो कहते हैं कि जो फिट होता है वो कुदरत तय करती है, ठीक है। उसके बाद जेम्स वाज प्रीऑक्युपाइड विद द एवोल्यूशनरी वैल्यू, वो भी इसी पर्सपेक्टिव में बात करता है फंक्शनलिज्म को लेके, बिहेवियर्स और माइंडसेट को लेके, ठीक है, कि फंक्शन इसी तरह से कर रहा होता है। फिर उसने बुक लिखी थी एक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसको 1890 में लिखा था उसने, और फ्रेज उसमें यूज़ की गई थी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। और इसमें इसने बोला था कि खास सर्टन बिहेवियर जो होते हैं ना, कुछ बिहेवियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंस्टिंक्ट्स की तरह मतलब कि
रिएक्ट कर रहे होते हैं जैसे कि हमारी इंस्ट्रक्ट्स कर रही होती है, यानी कि पहले से तय होता है कि क्या उसका रिस्पॉन्स आना है। जैसे छींक की मिसाल, स्नीज की मिसाल यहाँ पर दी है। उसके बाद जेम्स ने थ्योराइज माइंड कम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैड इवॉल्व, ये जो माइंड है वो इवॉल्व कर रहा होता है, एक्सपेंड कर रहा होता है बिकॉज ऑफ देयर लाइफ प्रिजर्विंग कैपेबिलिटीज़, क्योंकि उसके अंदर लाइफ प्रिजर्विंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लाइफ को सर्वाइव करने की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, दैट एंड दैट टू अंडरस्टैंड दोज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अगर आप उन प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो फिर आपको समझना होगा कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये था जी फंक्शनलिज्म की जो मेन पार्ट था फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट का, वो हमने देख लिया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।